बहू तो इन टेसुओं के सिवा लाई ही क्या है। कांच का टूटना अच्छा नहीं होता, जरा संभल कर काम किया कर। माला ने अपनी बहू रचना को टोकते हुए कहा। रचना चाहकर भी कुछ न कह पाई। पिछले एक हफ्ते से उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। उस पर नौकरानी के न आने के कारण काम भी बढ़ गया था। चाय का कप धोते हुए न जाने कैसे उसके हाथ से फिसल गया और टूट गया। उसने झाड़ू उठाई और फर्श पर पड़े कप के टुकड़े साफ करने लगी। तेरी माँ ने कुछ सिखाया है या नहीं? अरे शाम ढले घर में झाड़ू लगाने से लक्ष्मी जी घर में प्रवेश नहीं करती। झाड़ू से नहीं, कपड़े से इन टुकड़ों को उठा, माला ने क्रोध भरे स्वर में रचना से कहा। उसी समय मुकेश ने घर में प्रवेश किया। माँ को रचना पर क्रोधित होते देख उसने शांत स्वर में कहा, माँ तुम्हें याद है जब मैं इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा के लिए जा रहा था तो मुझे अचानक छींक आ गई। तुमने मुझे दही पेड़ा दोबारा खिलाकर उस अपशकुन को शगुन में बदला, किंतु जैसे ही मैं घर के दरवाजे से बाहर निकला एक काली बिल्ली मेरे सामने से निकल गई। तुमने तुरंत मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा था कि 10 मिनट के अंदर दो अपशगुन, आज मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम्हारी हर बात सुनकर सदा शांत रहने वाले पिताजी ने उस दिन मेरा हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा था कि बेटा जल्दी चल, हम पहले ही लेट हो गए हैं। अगर अपनी माँ की बात सुनता रहा, परीक्षा में लेट हो गया तो उससे बड़ा अपशगुन कोई नहीं होगा। माँ, तुम्हारे उस अपशगुन के बावजूद उस वर्ष हायर सेकेंडरी की परीक्षा में मेरिट लिस्ट में न केवल मेरा नाम आया वरन उसी वर्ष मेरा आईआईटी कानपुर के लिए चयन भी हो गया। इसके बावजूद भी तुम आज तक शगुन अपशगुन के चक्कर में यह न करो वह न करो में लगी हुई हो। जिसे जैसे करना है करने दो। दुनिया बदल रही है, तुम भी स्वयं को बदलो। अब यह टोका टोकी बंद करो। माँ को छोटी सी बात पर बिगड़ते देख सदा शांत रहने वाले मुकेश के स्वर में आज न जाने कैसे तीखापन आ गया था। बहुत आया बीवी की तरफदारी करने वाला, ऐसे ही तोड़ती फोड़ती रही तो जम चुकी तेरी गृहस्थी। तिल तिल करके जोड़ी जाती है गृहस्थी। एक तुम लोग हो। पूरा कप का सेट बिगड़ गया और कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। तभी तो आज की पीढ़ी दोनों के कमाने पर भी सदा पैसे की कमी का रोना रोती रहती है। एक हम लोग थे, पाई पाई जोड़ी, तभी तुम्हें आज इस लायक बना पाए हैं। बेटे का तीखा स्वर सुनकर भी माला चुप न रह सकी और रचना पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आदतन बोल उठी, क्यों राई का पहाड़ बनाने पर तुली हो? जब देखो तब जरा जरा सी बात पर टोका टोकी परेशान हो गया हूँ रोज की चिकचिक सुनकर। एक कप ही तो टूटा है। घर आकर थोड़ा सुकून पाना चाहता हूँ पर यहाँ भी चैन नहीं। वह कोशिश तो कर रही है तुम्हारे साथ निभाने की। तुम यह क्यों नहीं समझते कि तुम मेरी माँ हो, वह मेरी पत्नी है तो निभाना पत्नी के प्रति दायित्व। माँ का क्या, वह तो कैसे भी रह लेगी। भले की बात समझाओ तो वह भी बुरी लगने लगती है। न जाने कैसा जमाना आ गया है। माला ने कहा, माँ मैं तुम्हारी अवमानना नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर रचना से कभी कोई गलती हो भी जाती है तो उसे ताना मारकर समझाने के बजाय प्यार से भी तो समझाया जा सकता है। मुकेश ने स्वर में नरमी लाते हुए कहा, अब तो मेरी हर बात तुम लोगों को बुरी लगती है। इसके कदम रखते ही तू इतना बदल जाएगा मैं सोच भी नहीं सकती। अब तो तेरे लिए सब कुछ वही है, वह सही मैं गलत। क्रोध से बिफरते हुए माँ माला बोली, मैं नहीं जानता कि क्या सही है और क्या गलत। मैं घर में सुख शांति चाहता हूँ। इस बार मुकेश के स्वर में फिर तलखी आ गई। इसका मतलब तो यही है कि मैं ही बेवजह लड़ाई करती हूँ, माला ने क्रोधित स्वर में कहा। रचना ने बीच बचाव करने का प्रयत्न किया तो मैं बिफरते हुए बोली, पहले तो स्वयं आग लगाती है, फिर अच्छी बनने के लिए पानी डालने आ जाती है। हट मेरे सामने से, तेरी जैसी मैंने खूब देखी है। पहले मेरे बेटे को फंसा लिया, अब उसे मुझसे दूर करने पर तुली है। माँ की जलीकुटी सुनकर रचना की आंखों में आंसू भर आए और वह अंदर चली गई। पर मुकेश चुप न रह पाया। बहुत दिनों से माँ का रचना पर छोटी छोटी बात पर क्रोधित होना व चिल्लाना, यह न करो वह न करो कि बंदिशों में बांधना उससे सहन नहीं हो रहा था। और आज कप टूटने पर इतना बखेड़ा उसने बीच बचाव करते हुए माँ को समझाना चाहा तो बात संभलने के बजाय बिगड़ती ही चली गई। उसने सोचा कि जब बात इतनी बढ़ ही गई है तो आज निपटारा कर ही लिया जाए। कम से कम रोज रोज की चिकचिक से तो निजात मिलेगी। अतः वह भी ऊंचे स्वर में बोला,
तुमसे तुम्हारा बेटा दूर उससे नहीं, बल्कि तुम्हारी रोज की टोका टोकी ने किया है। तुम समझती नहीं या समझना नहीं चाहती कि वह अब तुम्हारी बहू के साथ इस घर की सदस्य भी है। जब तुम उससे ठीक से बात करोगी तभी वह तुम्हारा सम्मान कर पाएगी। हाँ हाँ, मैं ही बुरी हूँ। कितना कर्तज्ञ हो गया है तू। तेरे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, सब भूल गया। उस कल की छोकरी के लिए आज तू मेरा अपमान करने से भी नहीं चूक रहा है। इससे तो पैदा ही न हुआ होता तो कम से कम यह दुर्दिन तो नहीं देखना पड़ता। अच्छा हुआ जो तेरे पिताजी यह अपमान सहने से पहले ही चले गए। हे भगवान, तू मुझे पता नहीं क्या क्या दिखाएगा। क्रोध के साथ उनकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। आज से पहले मुकेश ने उससे इस तरह की बात नहीं की थी। उसी एहसान का बदला तो चुकाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर आखिर कब तक मुझे परीक्षा देनी होगी? कब तक वक्त बेवक्त ताने सुनने पड़ेंगे? माँ के इसी तरह के नित कटुए वचन सुनकर मुकेश भी स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाया और उसी तीक्ष्णता से उत्तर दिया और अंदर चला गया। क्रोध से उबल रही माला ने बेटे बहू से तिरस्कार पाकर स्वयं को पूजा घर में बंद कर लिया। यही उनका ब्रह्मास्त्र था। रचना ने चाय के लिए आवाज दी पर उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। खाने के लिए आवाज दी फिर भी वे नहीं पसीजी। पसीजती भी कैसे? इस बार बहू ही आकर पूछ रही थी। बेटा एक बार भी नहीं आया। आज से पहले जब जब भी उनमें और बहू में तकरार हुई है वह उसे मनाकर उनके क्रोध को शांत कर दिया करता था और रचना से भी सॉरी बुलवा दिया करता था। पर आज बात कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। सदा शांत रहने वाले पुत्र के मुंह से निकले शब्द अब भी माला के मन को मथ रहे थे। साथ ही उसका उनसे खाने के लिए भी न पूछना उन्हें दंशित करने लगा। वे कूद कर रह गई। रात में जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो धीरे से दरवाजा खोलकर मैं बाहर आई। किचन में कुछ न पाकर बड़बड़ाई कि किसी को भी मेरी चिंता नहीं है। दोनों खाकर मजे से सो गए हैं। मैं जीऊं या मरूं इससे किसी को मतलब ही नहीं रहा है। हे भगवान, न जाने कैसा जमाना आ गया है। फ्रिज खोला तो उसमें सब्जी के साथ ही रोटी का डब्बा रखा देखकर चैन की सांस ली। सब्जी की मात्रा व डब्बे में रोटियों की संख्या देखकर उन्हें लगा कि किसी ने भी खाना नहीं खाया है। फिर मन में आया कि कुछ और खा लिया होगा। जब मेरे लिए इनके दिल में इतनी कड़वाहट है तो वे खाना क्यों छोड़ेंगे? अशांत मन से सब्जी गर्म की और खाना खाकर सो गई। सुबह उठी, पूरे कमरे को रोशनी से नहाए देखकर चौंक गई। सुबह के 8 बज गए हैं। इतनी देर तक तो मैं कभी भी नहीं सोई। नित्य काम से निर्वत होकर बाहर आई तो देखा कि बहू किचन में थी और बेटा घर से ऑफिस के लिए निकल रहा है। उन्हें देखकर भी उसने उनसे कुछ नहीं पूछा और न ही कहा उसे चुपचाप ऑफिस जाते देख मन में कुछ दरक गया। जिस बेटे के लिए इतना कुछ किया वह उनसे ऐसे मुंह मोड़ लेगा, कभी सोचा ही नहीं था। पति रमेश जी के मरने के बाद उन्होंने अकेले ही पुत्र मुकेश और पुत्री सुरभि को हर कठिनाइयों से बचाते हुए पाला है। सुरभि अपने घर संसार में इतनी डूब गई है कि उसे उनकी सुध ही नहीं है और आज मुकेश ने अपनी पत्नी के लिए उसे खरी खोटी सुना दी। आज जब आराम करने का समय आया तो दोनों के ऐसे तेवर। अगर कुछ कह दिया तो दोनों के मुंह फूल गए। यह भी नहीं सोचा कि माँ के दिल पर क्या बीत रही होगी। रचना ने उनके सामने चाय रखी तो मैं भड़क कर बोली, बेटे को तो मुझसे दूर कर ही दिया, अब और भी कुछ करना बाकी है तो वह भी कर दे। पता नहीं उसे क्या पट्टी पढ़ा दी कि आज वह मुझसे बिना बात किए ऑफिस चला गया। इस बार रचना भी चुप न रह सकी और बोली, रात में चुपचाप उठकर आपने खाना खा लिया, बहू की तो दूर, पर क्या आप यह सोच भी पाई कि बेटे ने भी रात में कुछ खाया है या नहीं? इस समय वे भी बिना खाए ऑफिस चले गए हैं, यहाँ तक कि टिफिन भी नहीं ले गए हैं। तेरा पति है, तू जाने कि उसने क्यों नहीं खाया। चाय पीते हुए निर्लिप्त स्वर में उन्होंने कहा, आप भी तो उनकी माँ हैं, क्या आपका फर्ज नहीं है कि एक बार अपनी पेट पूजा से पहले अपने बेटे से भी पूछ ले कि उसने कुछ खाया है या नहीं? सदा चुप रहने वाली रचना भी आज चुप न रह पाई। वह भी आज मुकेश के बिना खाए निकल जाने के कारण बेहद दुखी थी। बहुत बोलने लगी है तू, कर्म तो मेरे ही फूटे थे, वरना एक से एक लड़कियां आ रही थी मेरे मुकेश के लिए। दहेज भी खूब मिलता, पर तूने उस पर न जाने कैसा जादू कर दिया कि वह तुझे ब्याह लाया। एक तो गरीब घर के और ऊपर से बेशूर, न बात करने का तरीका और न रहने का। मैं तो यह सोचकर तुझे अपनाने के लिए तैयार हो गई थी कि गरीब है तो क्या हुआ, मेरे मुकेश की पसंद है और शायद मेरे इस एहसान के बदले तू मुझसे दबकर रहेगी और मेरी हर बात मानेगी। पर बात माननी तो दूर, तू तो मेरे मुकेश को ही मेरे विरुद्ध भड़काती रहती है, वरना वह पहले ऐसा नहीं था।
आखिर कब तक आप मुझे ताने देती रहेंगी? गरीब हूँ तो क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मेरा कोई आत्मसम्मान नहीं है? गरीब होने के बावजूद मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया, IITN बनाया। मुकेश ने मेरी योग्यता के कारण मुझसे विवाह किया था। इस सब के बावजूद भी दिन रात ताने, आखिर कितना सहूं? रचना ने रोते हुए कहा और अपने कमरे में चली गई। जा जा, इन टेसुओं से मैं पिघलने वाली नहीं। इन टेसुओं के सिवा लाई ही क्या है? मेरे सोने से घर को नरक बनाकर रख दिया है, माला ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। सास के स्वर रचना के मन मस्तिष्क में शीशे की तरह चुभ चुभ कर उसे लहूलुहान कर रहे थे। विवाह के बाद लड़की का जीवन बदल जाता है, यह तो उसने सुना था, पर रिश्ते निभाने के लिए उसे अपमान भी सहना होगा, यह उसने नहीं सोचा था। उसने अपनी सास की हर बात मानने और उनकी इच्छानुसार काम करने की भरपूर कोशिश की, पर उसकी हर कोशिश नाकाम रही। उसकी हर बात में कमी निकालकर उसे बेशूर सिद्ध करना उसकी सास को सुकून पहुंचाता था। घर की सजावट में थोड़ा भी फेरबदल करने का प्रयत्न करती तो तुरंत कह देती कि यह मेरा ड्रीम हाउस है, जब तक मैं हूँ कोई फेरबदल नहीं होगा। आखिर उसने घर की साज सज्जा के बारे में सोचना ही छोड़ दिया। उसके हिस्से में अधिकार के बजाय कर्तव्य ही आए। कर्तव्य करते करते अगर कहीं कुछ भूल चूक हो जाती तो ऐसे ताने देकर लहूलुहान कर दिया जाता कि उसे लगता ही नहीं था कि वह इस घर की बहू है। छुटपन में ही माँ के गुजर जाने के कारण रचना को बचपन से माँ का प्यार नहीं मिला था। सोचा था सास के रूप में माँ को प्राप्त कर वह सारी कमी पूरी कर लेगी, पर माँ तो ऐसे व्यवहार करती जैसे वह उनकी बहू नहीं, नौकरानी हो। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।